बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कोई इसे कानून का राज बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये मिट्टी में मिलाने की असल में वादे की पूर्ति है। यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में असद मारा गया है, शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। झांसी में ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब राजनीतिक तौर से कोई इसे उपलब्धि बता रहा है तो सवालों का सिलसिला भी उठ खड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि ये जो घटना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो एक जो धुंधली तस्वीर है वो शूटर गुलाम की है और दूसरी जो सफेद कपड़े में तस्वीर दिख रही है ये अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की है, जिन्हें एनकाउंटर में आज ढेर कर दिया गया है। और असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सियासत भी गरमा गई है, लगातार बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और इन सब के बीच यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में असद मारा गया है। तो इस एनकाउंटर के बाद सियासी सवाल उठ रहे हैं। जहां असद और गुलाम के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए, वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है भाजपा, संविधान का एनकाउंटर करने की कोशिश है, अदालतों को बंद कर दो, कोर्ट और जज क्यों हैं। तो ये सवाल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए हैं और सुनवाते हैं। करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को, नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना। नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। आसाम में लोगों को तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर कानून का इंसाफ है तो ये कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप गोली से शासन करना चाहते तो ये न्याय नहीं है। न्यायिक व्यवस्था को बंद कर दो, अदालतों को बंद कर दो और जजों को भी हटा दो। तो असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले पर मुखर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए और अब उनके साथ उनके दल के नेता भी अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, और उन्होंने कहा है कि अदालतों को बंद कर दो, कोर्ट और जज क्यों है, अगर आपको गोली से ही इंसाफ करना है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही स्टैंड लिया है कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये इंसाफ कतई नहीं, ये संविधान का एनकाउंटर किया जा रहा है। तो अब राजनीतिक सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया और उसके साथ ही साथ एक शूटर और मारा गया है। झांसी में एनकाउंटर हुआ और आज अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में पेश भी किया गया है प्रयागराज में। और प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, प्रयागराज में अतीक अहमद अशरफ को पेश किया गया है, एनकाउंटर की खबर भी आ गई है। क्या वहां पर हलचल, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त हम प्रयागराज में सेशन कोर्ट के बाहर हैं। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज उमेश पाल मर्डर केस में सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। सुबह 11 बजे ही दोनों भाई को कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया था। लेकिन दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है, जब कोर्ट रूम में अफरा तफरी ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, तो इन दोनों को यहाँ से एक जज ने कहा कि आप इनको यहाँ से हटा दीजिए, कहीं और ले जाइए। लेकिन उनके वकील उसके बावजूद बहस करते रहे। अब जाकर के जो सुनवाई है, सुनवाई खत्म हो गई है। अदालत ने दूसरी बार अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद कोर्ट का जजमेंट आ
जाएगा। जजमेंट इस बात पर आना है कि उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस ने अतीक और अशरफ का जो कस्टडी रिमांड मांगा है, दरअसल पुलिस जो है वो उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए पुलिस की तरफ से 14 दिनों का कस्टडी रिमांड मांगा गया है। अब देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद जो अदालत का फैसला आएगा तो उसमें पुलिस की अर्जी मंजूर होती है या नहीं मंजूर होती है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरह की दलीलें सरकारी पक्ष की तरफ से दी गई हैं, उसके बाद कोई ऐसा आधार नजर नहीं आता है कि यूपी पुलिस की अर्जी खारिज हो, यानी अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया जाना लगभग 99% तय है। देखने वाली बात सिर्फ इतनी होगी कि जो कोर्ट है वो पूरे 14 दिनों के लिए एक बार में कस्टडी में देती है अतीक और अशरफ को, या फिर पहले राउंड में 7 दिन के लिए देती है, 10 दिन के लिए देती है, और उसके बाद जब पुलिस की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद उस कस्टडी रिमांड को बढ़ाया जाता है। तो बहरहाल प्रयागराज पुलिस ने अशरफ और अतीक दोनों से पूछताछ के लिए अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं, और ये एक सवालों की फहरिस्त भी बनाई जाने लगी है। 3 टीमें लगाई गई हैं। एक टीम वो है जो अतीक अहमद से लगातार पूछताछ करेगी, दूसरी टीम वो है जो अशरफ से पूछताछ करेगी, और एक टीम और रहेगी जब रात के वक्त क्रॉस एग्जामिन एक दूसरे के बयानों को वेरीफाई करेंगे। तो प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद से पूछताछ के लिए तकरीबन 200 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है, और ये कहा जा सकता है कि अब अतीक अहमद की गुनाहों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें कि अतीक अहमद को जब आप कोर्ट में पेश किया गया तो जब जैसे ही उसको इस बात की जानकारी मिली वकीलों के जरिए कि उसके बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो गश खाकर जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वही दूसरी तरफ जब उसका भाई अशरफ था, उसको जब ये जानकारी मिली तो वो एकदम शून्य में खड़ा हो गया, जमीन निहारता रहा, किसी से कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अतीक अहमद की तबीयत ये सुनने के बाद बिगड़ गई थी, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन इसका कोर्ट की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा था, और बाद में कोर्ट ने जो है इन दोनों को यहां से हटाए जाने का आदेश दिया। संभवतः इन दोनों को प्रयागराज की पुलिस लाइंस में चुप तरीके से रखा गया है। और अब से कुछ देर के बाद बने रहिए। ये मामला राजनीतिक भी हो गया। अखिलेश यादव इसे झूठा एनकाउंटर बता रहे हैं, वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सियासत अब गर्म हो गई है, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है और कहा है कि ये संविधान का एनकाउंटर सरकार कर रही है, मजहब के नाम पर एनकाउंटर भाजपा करती है। और ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। तो देखिए, अब हिंदू मुसलमान की सियासत आ गई। सीधे रुख करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे असदुद्दीन ओवैसी, दोनों को बहुत बुरा लग रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एनकाउंटर झूठा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके एनकाउंटर हो रहा है। ये जो पूरी सियासत है, इस पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपके साथ दानिश आजाद अंसारी जी भी हैं, उनसे भी आपके जरिए सवाल करेंगे। देखिए, योगी सरकार में दानिश आजाद अंसारी अकलियत और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मजहब के नाम पर इस सरकार में एनकाउंटर होता है, ओवैसी साहब कहते हैं।
अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये झूठा एनकाउंटर है, तो दानिश आजाद अंसारी जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या मजहब के नाम पर एनकाउंटर होता है यहाँ पे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आम जनमानस जानता है कि किस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार प्रदेश को एक सुरक्षित कानून व्यवस्था का माहौल देने के लिए दिन और रात पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से वादा किया था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए एक सुरक्षित माहौल पैदा करेंगे, आम जनमानस यहाँ चैन और सुकून से रह पाएंगे, और जो अपराधियों का राज सपा और बसपा में हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, उस अपराध तंत्र से मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश को हम करेंगे। और हमारी योगी सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही है जैसा कि आपका दावा है। और ओवैसी कह रहे हैं कि मजहब के नाम पे एनकाउंटर होता है, एक समुदाय विशेष को चुन चुन के मारा जाता है। देखिए, कोई भी अगर ऐसा कहता है तो वो पूरी तरीके से गलत है। आज उत्तर प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर कानून व्यवस्था कोई अपना कार्य करता है या कोई एक्शन लेता है तो इसकी पुलिसिंग की भी हमको सराहना करनी चाहिए। हम किसके पक्ष में खड़े हैं लोग? हम सकारात्मक माहौल बना के प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सरकार के किसी भी कार्रवाई पे विपक्ष के दल जो है उसको जाति धर्म मजहब से जोड़ते हैं। आज हम जाति धर्म मजहब के बेड़ियों को हमने तोड़ा है और उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित कानून व्यवस्था का माहौल दिया है। असद और गुलाम के एनकाउंटर को किस रूप में देखते हैं दानिश आजाद अंसारी? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज लॉ एंड ऑर्डर को ग्राउंड लेवल पे पूरी मजबूती के साथ मेंटेन करने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस बल है उसका मनोबल आज योगी सरकार में बढ़ा है और उसने खुल के अपराधी फर्जी एनकाउंटर है। देखिए, आपको तमाम अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं, अभी भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पुलिसिंग को जानते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस है, सूचना है, वो ट्वीट करते हैं, उस वक्त ट्वीट करते हैं जिस वक्त पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो कहते हैं, सवाल खड़ा करते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि विपक्ष को हमेशा सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था ने कोई अच्छा काम किया है, कानून व्यवस्था ने कोई ऐसा काम किया है जिससे जनता को राहत मिले, तो विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि सकारात्मक तरीके से उस चीज़ की प्रशंसा करे। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष टोटल फेलियर साबित रहा, जब वो सत्ता में था तभी भी फेलियर साबित रहा, आज वो विपक्ष में भी है तभी भी अपना किरदार निभाने में वो फेलियर साबित हो रहा है। उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुरक्षा से समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल ये चाहते हैं कि किस तरीके से समाज में बंटवारा कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि समाजवादी पार्टी को केवल अपनी राजनीति से मतलब है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जनता के जो विकास से, जनता की सुरक्षा से मतलब है। अमनर शुक्ला हमारे साथ हैं। अनवर शुक्ला, आपका सवाल मंत्री जी से कोई? देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके से पूरा इनकाउंटर हुआ है, लगातार 50 दिन हो गए, उसके बाद आज इनकाउंटर, तो विपक्ष तो सवाल खड़ेगा ही। वो तो यही कह रहा है कि भाई ये न्याय नहीं है इनकाउंटर, ये ट्वीट भी हो रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग का स्पष्ट कहना है, अभी जब कार्रवाई चल रही थी तो यही विपक्ष बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बार बार ट्वीट करके कह रहा था कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और अब जब कार्रवाई कोई सकारात्मक आगे बढ़ रही है तो अब ये विपक्ष उस कार्रवाई पे सवाल उठा रहा है। मतलब ये है कि हमने उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के साथ चलाने के लिए आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश को सारी चीज़ें कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही हैं। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मेरठ से लेके बलिया तक एक कानून व्यवस्था का एक राज है। कल तक यही उत्तर प्रदेश में जब सपा की या बसपा की शासन थी तब सभी जानते हैं कि जो थाने थे वो अपराधी और माफिया चलाया करते थे, गुंडे चलाया करते थे। लेकिन आज वही गुंडे, वही माफिया उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पनाह मांग रहे हैं। उनके अंदर एक डर है। कल तक जो डर आम जनमानस के दिल में था, अगर वो डर आज अपराधियों के दिल में है, तो ये उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था का रिजल्ट है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था के दायरे में रहते हुए उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए संकल्प। वीरेश जी, एक सवाल मेरा भी आपके जरिए मंत्री जी से। देखिए, हमारे सरकार का कोई भी कदम ये जनता की सेवा के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार, मोदी सरकार नफा नुकसान के लिए राजनीति नहीं करती, जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है। हमारा हर कदम, हम पूरे हर कदम, आप देखिए कि हर कदम
हम अपने जनता की सेवा के लिए रखते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए। यही हमारा लक्ष्य है। बताइए अवधेश, क्या सवाल विनेश जी, पूछना मेरा चाहते सवाल ये था कि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर यूपी पुलिस और यूपी सरकार ही ये तय कर लेगी कि कौन अपराधी है, कौन माफिया है, और वो गोली चलाकर ही सब तय कर लेना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट को बंद कर दीजिए और जजों को वापस कर दीजिए। भाई कोर्ट को बंद कर दीजिए, जजों को वापस कर दीजिए, पुलिस अगर तय कर ले गोली चला के कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे साहब कह रहे हैं कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यायालय की कोई ज़रूरत नहीं है, जज साहब को घर भेज दीजिए क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। गोली चला के पुलिस तय कर ले क्या सही है क्या गलत है। तो इस सवाल पर क्या जवाब है आपका? देखिए, हम सबका स्पष्ट मानना है, प्रदेश के आम जन का स्पष्ट मानना है कि आम जन को पूरा अधिकार है उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल में रहने का। और प्रयागराज में जिस तरीके की घटना हुई, दिन दहाड़े बीच सड़क पे अगर इस तरीके का तांडव कोई करेगा अपराधी, तो निश्चित तौर पर उस पर किसी को भी उसके साथ संवेदना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बीच रोड पे दिन दहाड़े इस तरीके का कांड होगा तो उसमें कोई भी आदमी उसके जद में आ सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ खुलेआम कोई गोली चला रहा है अपराधी, तो उसके जद में किसी आम परिवार का व्यक्ति भी आ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे आप? हमको ग्राउंड लेवल पे अपने जनता को एक सुरक्षित माहौल देना है। हमको ग्राउंड लेवल पे कानून व्यवस्था असद के एनकाउंटर की बात सुनकर अतीक अहमद रो पड़ा, उसकी तबीयत खराब हो गई। देखिए, आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पे पूरी ईमानदारी से हमने लागू किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे कानून व्यवस्था के दायरे में कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी काम करती है। कानून व्यवस्था को एक नंबर पर रखा। अनुभव शुक्ला के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, जवाब दीजिए। नहीं, सवाल ये है कि आपने कहा कि निकाय चुनाव, तो क्या निकाय चुनाव में बीजेपी से मुद्दा बनाएंगे कि देखिए हमने कितना बड़ा नाम था, दुर्दांत जो माफिया है और जिसने दिन दहाड़े गोली मारी, वो मारा गया हमारी सरकार में, इसे मुद्दा बनाएंगे, लेके जाएंगे? देखिए, जैसा मैंने स्पष्ट पहले ही कहा कि ये हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी को हम चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। हम जनता से जुड़े मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। हम जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए काम। व्यवस्था को तो एक नंबर पे तो रखते तो है। निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक इन्वेस्टर समिट में भी एक नंबर दिखाते हैं। एकदम है। हमने इन्वेस्टर के बीच जाते हैं तो दिखाते हैं। ये कानून व्यवस्था निकाय चुनाव में दिखाते हैं, कानून विधानसभा चुनाव में दिखाते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो भी आप कानून व्यवस्था ही दिखाएंगे। तो पहले विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, रोजगार, बेरोजगार से अलग कानून व्यवस्था एक नंबर पे आप दिखाते हैं। तो दिखाना ही चाहिए। आज कानून व्यवस्था एक नंबर पे है तो हम दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तो यही तो शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि उसी। और देखिए, ये तस्वीर झांसी की दिखा रहे हैं। ये झांसी के जिला अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। विनेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, हम तस्वीर दिखा रहे हैं झांसी की तस्वीरें। देखिए, एनकाउंटर हुआ है पारीछा बांध के पास। सियासी सवाल भी उठने लगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए, ये झांसी का अस्पताल है जहां पर शूटर गुलाम और असद के एनकाउंटर के बाद उनको ले जाया गया है। और यहां से अब क्या एक्शन होगा पुलिस का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झांसी अस्पताल की। देखिए, एम्बुलेंस के चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और इन सब के बीच सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झांसी से, क्योंकि आज की पूरी घटना का सबसे बड़ा केंद्र झांसी ही है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही वो एम्बुलेंस है जहां पर घटना स्थल से दोनों के शवों को अस्पताल ले जाया गया था। और इसके बाद क्या कार्रवाई, इस पर हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको झांसी की दिखा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद जिला अस्पताल से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। एम्बुलेंस खड़ी है, ये वही एम्बुलेंस है जो पारीछा डैम के पास गई थी और दोनों का एनकाउंटर के बाद दोनों के शवों को यहां पर लाया गया था। आप देखिए, पुलिस फोर्स भी तैनात है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी, और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि अब आगे क्या और यहां से आगे क्या कार्रवाई बढ़ने वाली है। तो देखिए, ये जो झांसी का जिला अस्पताल है ये इस वक्त केंद्र में है और यहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही है वो एम्बुलेंस है जहां एनकाउंटर के बाद इसको घटनास्थल पर बुलाया गया था और इसी एम्बुलेंस से दोनों के शव, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद और असद के शव को यहां पर लाया गया था। और सियासत के बीच ये तस्वीर जो हम आपकी ग्राउंड जीरो की भी दिखा रहे हैं, क्योंकि झांसी में ये एनकाउंटर हुआ पारीछा डैम के पास और अब जिला अस्पताल के बाहर ये एम्बुलेंस खड़ी है, ये घटनास्थल से यहाँ पर पहुंची है। और सवाल ये है कि अब क्या यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर होगा, आगे क्या कुछ कार्रवाई चलेगी, आधिकारिक तौर पर हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन एनकाउंटर के बाद जिला अस्पताल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त भारी गहमा गहमी चल रही है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात है। पुलिस फोर्स
तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और झांसी से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस जो है उसका मूवमेंट, प्रशासनिक अधिकारियों का मूवमेंट झांसी जिला अस्पताल के पास है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ देर में अतीक और अशरफ पर भी फैसला आने वाला है। प्रयागराज में आज पेशी है। अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड पर फैसला आने वाला है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने रिमांड मांगी है। सीजीएम कोर्ट से कुछ देर में कस्टडी पर फैसला आने वाला है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। असद के एनकाउंटर के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट है और इन सब के बीच अब निगाहें हैं उस फैसले पर जो किसी भी वक्त आ सकता है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अतीक और अशरफ को अपनी कस्टडी में लिए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज पुलिस की तरफ से सीजीएम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पे अब सुनवाई पूरी हो गई है। दूसरी बार सुनवाई पूरी हुई है। दरअसल तकरीबन 1 बजे के आसपास सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। उसके बाद अतीक अहमद की तरफ से ये कहा गया कि उनकी तरफ से बहस करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील जो हैं, सीनियर लॉयर जो हैं दयाशंकर मिश्र, वो आएंगे। वो नए तथ्यों के साथ अपनी दलीलें पेश करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत दी और उसके बाद उन्होंने लंबी बहस की। अब से 5 मिनट पहले वो बहस खत्म हुई है और एक बार कोर्ट ने एक बार फिर से जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। जजमेंट टाइप कराया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15-20 मिनट के बाद, यानी अब कभी भी जो है वो फैसला आ सकता है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी गई थी। अब देखना ये होगा कि जो कोर्ट है वो कस्टडी रिमांड मंजूर करती है या नहीं। वैसे उसे रिजेक्ट करने की कोई वजह समझ में नहीं आती है और अगर मंजूर की जाती है तो कितने दिनों की, क्या पुलिस की पूरी 14 दिनों की जो मांग है वो मंजूर कर ली जाती है या फिर 5 दिनों 7 दिनों के लिए पहले राउंड में दिया जाता है और उसके बाद अगर पुलिस को जरूरत पड़ती है वो नए सिरे से अर्जी दाखिल करती है तो फिर से उस कस्टडी रिमांड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सीजीएम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई पूरी हो गई है और अब कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। बिल्कुल। मोइन, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो असद का एनकाउंटर हुआ है, अतीक का बेटा है, क्या जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसके तहत किसी तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है, राहत की मांग की जा सकती है? क्या इस संबंध में भी कोई चर्चा चल रही है प्रयागराज में? जी बिल्कुल। देखिए, अभी अतीक के वकील जो हैं वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असद का जो शव है उसका पोस्टमार्टम कब होगा, पोस्टमार्टम के बाद शव वहां से कैसे निकलेगा। क्योंकि अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो परिवार के तमाम सदस्य जेल में हैं या फिर फरार चल रहे हैं। उन पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। 2 जो नाबालिग बेटे हैं अतीक अहमद के, वो बाल संरक्षण गृह में हैं, वो नाबालिग हैं, लिहाजा उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर झांसी में जब पोस्टमार्टम हो भी जाएगा तो असद के शव को परिवार की तरफ से रिसीव कौन करेगा, कौन उस शव को हासिल करेगा, कौन उस डेड बॉडी को झांसी से लेकर प्रयागराज आएगा। तो अभी इन सारी चीजों पर मंथन चल रहा है और बहुत मुमकिन है कि कोर्ट में आज अतीक अहमद और अशरफ की तरफ से इस बात की अर्जी दाखिल की जा सकती है कि उन्हें कम से कम अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी जाए, यानी कुछ घंटों के लिए पैरोल दी जाए, जो है वो एक इंटरिम जमानत की जो प्रक्रिया होती है वो दी जा सके ताकि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तो इस तरीके की अर्जी अब से कुछ देर बाद जो है वो दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि उस पर जो कोर्ट है वो पहले प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगेगी। अगर प्रयागराज पुलिस जो है वो सुरक्षा का भरोसा दिलाती है तो कुछ घंटों के लिए मोहलत जरूर मिल सकती है, राहत मिल सकती है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि झांसी में जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो असद अहमद के शव को कौन रिसीव करेगा, कौन झांसी से लेकर के प्रयागराज आएगा, क्योंकि परिवार हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है और इस पूरे एनकाउंटर को लेकर मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर तो सियासत इस वक्त चरम पर है। असद गुलाम के एनकाउंटर पर मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई और एनकाउंटर किया गया और इन सब के बीच मायावती कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने से उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसलिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है।
है। तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठा दिया है और बीएसपी प्रमुख ने विकास दुबे कांड से भी इस कांड को जोड़ा है। उनका कहना है कि विकास दुबे कांड को दोहराया गया है, इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो सियासत बेहद गर्म हो चुकी है। असद और का जो एनकाउंटर हुआ, इस पूरे मामले पर आप देखिए विकास दुबे का सीधे नाम ले रही हैं और वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ओवैसी कह रहे हैं मजहब के नाम एनकाउंटर हुआ है। वहीं अखिलेश यादव सीधे बोल रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है। लेकिन सियासी सवाल को दौर में मायावती भी अब खुलकर सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये विकास दुबे कांड दोहराने की आशंका सच साबित हुई है और ऐसे में उच्च स्तरीय जांच एनकाउंटर की जानी चाहिए। तो मजहब के नाम पर कोई कह रहा है एनकाउंटर हुआ, कोई कह रहा फर्जी है और अब इस सवालों की फेहरिस्त में मायावती भी आ गई हैं और उन्होंने सवाल उठाए हैं एनकाउंटर को लेकर और उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हत्या पर अनेक प्रकार की चर्चाएं गर्म है। आप देखिए वो एनकाउंटर के बजाय हत्या शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। आगे वो लिख रही हैं कि लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई। चलिए ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हत्या पर अनेक चर्चाएं हैं। आप पॉइंट करिए, यहां पर एनकाउंटर की जगह हत्या का इस्तेमाल हुआ है। लोगों का कहना है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने से उनकी आशंका सच साबित हुई है और आगे लिखती हो कि अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसलिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। तो मायावती ने भी इसे सीधे तौर पर हत्या करार दिया है और विकास दुबे कांड को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। हालांकि उस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है उस टीम को, लेकिन सवाल एक बार फिर से उठा है और मायावती ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से यह हत्या हुई है विकास दुबे कांड दोहराए जाने से उनकी आशंका सच साबित हुई, अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसलिए उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। तो सियासी सवाल लगातार उठ रहे हैं और एक बार अब फिर से हम आपको बता दें कि पहले सवाल उठाए अखिलेश यादव ने, उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है और अगर गोली का शासन चल रहा है तो अदालत बंद कर देनी चाहिए। और तीसरा सवाल उठा दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने कहा है कि गुलाम और असद के एनकाउंटर पर मायावती कह रही हैं कि जिस तरीके से यह हत्या हुई है, एनकाउंटर को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में उच्च स्तरीय जांच की जाए क्योंकि विकास दुबे कांड को दोहराने की आशंका सच साबित हुई। एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच होनी जरूरी है। और यूपी में एनकाउंटर पर तेज हुई सियासत। अखिलेश के आरोपों पर भाजपा भी लगातार पलटवार कर रही है। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जब जब किसी अपराधी आतंकी माफिया पर प्रहार होता है तब तक एक व्यक्ति उनके समर्थन में जरूर खड़ा हो जाता है। तो देखिए तीखा हमला कर दिया उन्होंने अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि जब जब कोई अपराधी आतंकी माफिया पर प्रहार होता है तब एक व्यक्ति उनके समर्थन में जरूर खड़ा हो जाता है और निश्चित तौर से इशारा अखिलेश यादव की तरफ ही है। ट्वीट भी देखिए आप। स्वतंत्र देव सिंह लिख रहे हैं कि जब जब किसी अपराधी आतंकी माफिया पर प्रहार होता है तब तब एक व्यक्ति उनके समर्थन में जरूर खड़ा हो जाता है और ये सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था और अब स्वतंत्र देव सिंह ने भी जवाब दिया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब जब किसी अपराधी आतंकी माफिया पर प्रहार होता है तब तब एक व्यक्ति उनके समर्थन में जरूर खड़ा हो जाता है। तो सियासत अब बहुत ज्यादा गर्म हो गई है अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत ने भी अब इस मुद्दे को पकड़ लिया है। बीजेपी इसे कह रही है कि हम कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खड़ा नजर आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर है प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। विधायकी रद्द करने के फैसले पर बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की अपील खारिज कर दी है और स्वार विधानसभा क्षेत्र में अब उपचुनाव होना तय है क्योंकि अब्दुल्ला आजम को यह उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से सजा पर स्टे हो जाएगा और सजा पर अगर स्टे होता तब उपचुनाव रद्द हो सकता था, रोक लग सकती थी क्योंकि 2 साल की सजा मिली है। लेकिन
अब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो पूरी तरीके से लागू रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए विधायकी रद्द करने के खिलाफ जो फैसला ये न्याय चाह रहे थे उस पर कोर्ट का रुख स्पष्ट हो गया है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की अपील खारिज कर दी है। स्वार विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना अब तय हो गया है, क्योंकि अगर इस पूरी 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट स्टे लगा देता तब विधायकी बच जाती अब्दुल्ला आजम की, लेकिन अब यह तय हो गया है कि स्वार विधानसभा उपचुनाव तय है और यह उपचुनाव होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस सजा पर स्टे लगाने से रोक लगा दी है, अपील खारिज कर दी है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, क्या किया कोर्ट में, आज क्या हुआ अब्दुल्ला के मामले में? देखिए, अब्दुल्ला आजम को फरवरी महीने में मुरादाबाद की अदालत से 2 साल की जो सज़ा मिली थी उसके खिलाफ उनको कहीं से राहत नहीं मिली थी और 2 साल की सज़ा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा की जो सदस्यता थी उसे निरस्त कर दिया गया था और स्वार सीट पर जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक थे वहां पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया था। आज से स्वार में नामांकन भी शुरू हो गई है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले को मुरादाबाद की अदालत से जो स्पेशल MP MLA कोर्ट से आया था उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 2 प्रेयर की थी, एक तो फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी और दूसरी प्रेयर ये थी कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक अदालत, निचली अदालत जो है यानी जो मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट है उस फैसले पर रोक लगा दे। तो अगर उस फैसले पर रोक लग जाती तो अब्दुल्ला आजम को ना सिर्फ राहत मिलती बल्कि जो स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो चुनाव भी फंस सकता था। लेकिन हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की दलीलों को नहीं माना, उसे नकार दिया। अब्दुल्ला आजम की जो याचिका थी, जो अर्जी थी, उसे खारिज कर दिया है। यानी स्वार सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जिस तरह से पेच फंसने की आशंका जताई जा रही थी वो आशंका अब दूर हो गई है, यानी जो राह के रोड़े थे वो दूर हो गए हैं और अब कहा जा सकता है कि स्वार सीट पर जो विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया था वो उपचुनाव अब होकर के रहेगा। अब उसमें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अब्दुल्ला आजम की तरफ से एक दांव खेला गया था, एक कानूनी राहत पाने की कोशिश की गई थी और आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने जो है उनके वकीलों ने यह दलील दी थी कि छजलैट इलाके में जो मुरादाबाद में पड़ता है वहां पे जो घटना हुई थी उस वक्त अब्दुल्ला आजम नाबालिग थे, इसलिए उस अदालत को यह अधिकार ही नहीं है कि उन्हें सजा सुनाए। लेकिन उनकी तरफ से कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की अर्जी को खारिज कर दिया और यह कहा जा सकता है कि स्वार सीट पर जो उपचुनाव होना था अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं होगी और चुनाव होने का रास्ता। मोइन, अपने नजर बनाए रखिएगा, लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई है क्योंकि अभी अशरफ और अतीक पर भी फैसला आना है, साथ ही साथ असद एनकाउंटर पर भी लगातार बने हुए। तो आज पूरी तरीके से बड़ी खबर बने हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर में ढेर कर दिया है यूपी पुलिस ने, यूपी STF ने, लेकिन सवाल सियासी हो चले हैं। लेकिन सियासी सवालों के बीच जो लोगों के मन की बात हो रही है वो भी चल रही है और गीत संगीत में भी बाबा का जिक्र हो रहा है। और मिट्टी में मिलाने की बात जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में की थी उस वक्त लोक गायिका चंचल बंजारा ने एक गीत बनाया था मिट्टी में मिलाने को लेकर। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं चंचल जी। मिट्टी में मिलाने की बात जब आई थी तो आपने उस पर गीत बनाया था, मिट्टी में मिला दिया है और आप लोक संगीत जो उसी के जरिए अपने मैसेज पहुंचाती हैं, तो क्या बनाया है आज के मौके के लिए? मिट्टी में तो मिला दिया। जी सर, जब योगी जी ने सदन में कहा था उमेश पाल हत्याकांड को लेके कि अपराधियों को यूपी में रहने नहीं देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी और मिट्टी में मिला देंगे, तो उसी पे मैंने गीत बनाया था मिट्टी में मिला दूंगा, जो मेरा तुरंत योगी जी की उस स्पीच के बाद रिलीज हुआ था और वो काफ़ी वायरल मेरा सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे हुआ तो था। हम भी सुनना चाहेंगे वो। और मैं उसको प्रेजेंट करूंगी यहाँ पे कि योगी जी ने क्या चेतावनी दी थी उस समय ऐसे ऐसे अपराधियों को कि वो मिट्टी में किस तरह मिला देंगे इनको। और एक गाना और आपके सामने प्रेजेंट करूंगी कि आज जो मिट्टी में मिला दिया गया है तो उसमें क्या हश्र किया है इन्होंने अपराधियों का। तो पहले आपको बताती हूँ कि मिट्टी में मिला दूंगा मैं योगी जी ने क्या कहा था और क्या चेतावनी दी थी। गुंडों का यूपी से नामो निशान मिटा दूंगा, गुंडों का यूपी से नामो निशान मिटा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा मैं इन्हें, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा मैं इन्हें, मिट्टी में मिला दूंगा। करेगा कोई भी जो जुर्रत दहशतगर्दी फैलाने की, करेगा निर्दोषों पे जो हरकत बंदूक चलाने की, उन सारे अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा,
मिट्टी में मिला दूंगा मैं इन्हें, मिट्टी में मिला दूंगा। ये है नया उत्तर प्रदेश, यहाँ योगी जी का शासन है। इनके एक इशारे पे एक्शन लेता प्रशासन है। कहते हैं बाबा राम राज यूपी में ला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा मैं इन्हें, मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा मैं इन्हें, मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये योगी जी ने कहा था और इस पे मैंने गीत बनाया था, मिट्टी में मिला दूंगा। काफी लोगों ने उसको देखा था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तो ने ये बताइए कि आपने किया योगी जी के उस भाषण पर आपने गाना बना दिया, तो क्या आपको यकीन था कि मिट्टी में मिला देंगे योगी जी? क्योंकि सियासत में तो कई बातें इसलिए भी कही जाती मौके को देखकर। 100%, 101% यकीन था कि योगी जी ने जो कहा है कि उसको जरूर करेंगे, क्योंकि योगी जी हमेशा कहते हैं उत्तम समय कभी आता नहीं है, समय को तो उत्तम बनाया जाता है और हमारी सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। तो जो योगी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और ऐसे सारे काम उन्होंने किए हैं। तो मुझे इस बात का भी यकीन था कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है और मिट्टी में जरूर इन अपराधियों को मिलाएंगे। तो फिर मिट्टी में मिलने का तो कोई गीत नहीं बना रखा है आपने? सर बिल्कुल तैयार हो गया है मिट्टी में मिलने का गीत भी, कि योगी जी की कथनी और करनी कैसी है। और हाल ही में अभी ये न्यूज़ देखी मैंने और बहुत खुशी हुई कि फाइनली उस परिवार को, उनके लिए योगी जी ने कुछ किया जो उन्हें सुकून मिला होगा देख कर कि किस तरह मिट्टी में मिला दिया है उस अपराधी को। तो इस पे भी मैंने गीत बनाया था। कथनी करनी में योगी की फर्क कभी ना आएगा, यूपी का हर एक अपराधी ढेर कर दिया जाएगा, यूपी का हर एक अपराधी ढेर कर दिया जाएगा। आते ही योगी बाबा ने सदन से कर दिया था ऐलान, या तो छोड़ो गुंडागर्दी नहीं तो अब जाएगी जान। योगी नाम है इनका, काम भी इनका योगियों वाला है। एक हाथ में माला इनके, एक हाथ में भाला है। मानवता का दुश्मन इनके आगे ना टिक पाएगा, यूपी का हर एक अपराधी ढेर कर दिया जाएगा। अरे यूपी का हर एक अपराधी ढेर कर दिया जाएगा। जो लातों के भूत होते हैं कब बातों से मानते हैं। बिल्कुल, तो आपने हर चीज को शब्दों में डाल दिया। बहुत शुक्रिया संजल जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने लोक संगीत के जरिए ये चीजें बताने के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका सीधे रुख कर लेते हैं। अतीक अहमद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस रिमांड की जो बात थी उस पर रिमांड पुलिस को मिल गई है। तो प्रयागराज पुलिस को रिमांड मिल गई है। अब यूपी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। तो आज का दिन अतीक और अशरफ के लिए बेहद बुरा। अतीक के बेटा एनकाउंटर में मारा गया और 4 दिन की जो रिमांड है वो मिली है। प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की रिमांड मिली है। अब यूपी पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ करेगी और 4 दिन की पूरी रिमांड है। रिमांड की मांग की गई थी अतीक और अशरफ की। और उमेश पाल शूट आउट केस में यह बड़ी खबर है, प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की रिमांड मिल गई है और 4 दिनों तक अतीक अहमद से यूपी पुलिस अब पूछताछ करेगी। तो प्रयागराज पुलिस को माफिया ब्रदर्स की रिमांड मिल गई है। प्रयागराज पुलिस को 4 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है और अब अपनी कस्टडी में रखकर यूपी पुलिस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हत्यारों ने किया था। हमारी पुलिस और एसटीएफ लगातार उन लोगों को तलाश कर रही थी। आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 दुर्दांत अपराधी, इनामी अपराधी मारे गए हैं और जो बचे हुए लोग हैं उनको भी हमने कल परसों ही कहा था, उनको हम पाताल लोक से भी ढूंढ लाएंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हम उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव में हमने वादा किया था कि हम प्रदेश को भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे। आज उस दिशा में हम काम करें। देखिए मेरी बात मान्यवर सुन लीजिए, पूरे प्रदेश के और देश के सारे नेता ये जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम आम आदमी के हक और हुकूक की बात करते हैं,
हम बहू बेटी की इज्जत आबरू को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। और ये वो लोग हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये माफिया पुष्पित पल्लवित होते रहे। इनको MLA MP बनाया गया, इनको माननीय का दर्जा दिया गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं और प्रदेश जानता, देश जानता है कि आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जितने थे, संगठित माफिया गिरोहों को हमने ध्वस्त किया है, उनके नेटवर्क को समाप्त किया है। और जो आपसी वैमनस्यता में घटनाएं हैं उन पर भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। आज देश का हर नागरिक मानता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया। मायावती जी भी कह रही हैं कि ये एनकाउंटर सही नहीं है। देखिए हर कोई जो घटना होती है उसकी जांच भी होती है और जांच के बाद उसमें कार्रवाई भी होती है। अभी जो घटना हमारे पास हुई है उसकी रिपोर्ट आ गई है, मीडिया में आपको मिली होगी, 2 पेज का प्रेस नोट मिला है पुलिस का, पूरी घटना का उन्होंने विवरण दिया है। इसके बाद हर स्थिति में हम पूरे मामले को न्यायालय में ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बगैर न्यायालय के कानून पूरा होगा। हम पूरे मामले को न्यायालय में दाखिल करेंगे और हम निष्पक्षता के भाव से काम करते हैं। प्रदेश में देखिए, आप उनसे मान्यवर उनसे पूछिए, कल भी एक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक राणा नाम का दुर्दांत अपराधी बहुत लंबे अरसे से फरार था, उसका भी पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया, उस पर कोई नहीं बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिन दहाड़े जो शूट आउट था प्रयागराज में, वीडियो में फुटेज आए, इन लोगों के चेहरे लोगों ने वीडियो में देखे थे। अगर पुलिस मुठभेड़ में लोग मारे गए हैं तो इस पर चिल्लाना क्यों? क्या अपराधियों के साथ आप खड़े हैं? क्या हम कहाँ ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? कहाँ ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को? आपकी मानसिकता बताती है ये विरोधी दल उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। इनका मतलब सिर्फ कम्युनल बातें करना है और प्रदेश के विकास में रोड़ा अटकाना है। तो देखिए, आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अपराधियों के साथ हैं, क्या वो विकास में रोड़ा बनना चाहते हैं? ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने पलटवार किया है। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। अतीक अहमद और अशरफ को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है पुलिस को। और अब प्रयागराज पुलिस 4 दिन तक अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी। प्रयागराज पुलिस को 4 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है और अब पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, रिमांड तो जरूर मिली लेकिन दिन काफी कम है, 4 दिन की रिमांड है, क्या दलीलें दी पुलिस ने? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कस्टडी रिमांड की जो अर्जी है मंजूर तो हुई लेकिन पूरी तरह मंजूर नहीं हुई, उसे पार्टली अलाउड किया है कोर्ट ने। 14 दिनों के बजाय अभी शुरुआती जो है उसमें पुलिस ने 4 दिनों की ही कस्टडी रिमांड दी है। यानी आज से उसकी कस्टडी रिमांड अतीक और अशरफ की शुरू हो जाएगी और 17 अप्रैल को शाम 5 बजे तक वो पुलिस की कस्टडी में रहेगा। सीजेएम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा है कि 17 अप्रैल को शाम 5 बजे के बाद इन दोनों को वापस उनकी जेलों में भेज दिया जाने की व्यवस्था पुलिस को करनी होगी। यानी 17 अप्रैल को शाम 5 बजे तक अतीक और अशरफ जो है ये दोनों पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। उमेश पाल मर्डर केस को लेकर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, इनका बयान दर्ज करेगी और जो शूट आउट हुआ है उसके राज जानने की कोशिश करेगी। उसके बाद 17 अप्रैल की शाम को इन दोनों को वापस उनकी जेलों में भेजा जाएगा। यानी अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा, जबकि उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल वापस भेजा जाएगा। तो 4 दिनों की ही कस्टडी रिमांड मिली हुई है और तकरीबन 5.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद अदालत का ये फैसला अभी अभी आया है। तो सुबह 11 बजे अतीक और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। सबसे पहले इनकी जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनी थी, उसके बाद पुलिस ने इन्हें अपनी कस्टडी में लिए जाने की गुहार लगाई थी। दोनों तरफ से लंबी दलीलें दी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पुलिस की दलीलें थी वो बहुत ज़्यादा उससे कोर्ट प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि अतीक अहमद की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वारदात के वक्त ये दोनों लोग जेल में थे, इन्हें गलत फंसाया गया है, इन्हें गलत नामजद किया गया है। बहरहाल पुलिस को पूछताछ के लिए 4 दिनों की मोहलत मिली है और पुलिस कस्टडी रिमांड की जो मियाद है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और 17 अप्रैल को शाम 5 बजे तक ये दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी क्या चीजें निकल कर सामने आती, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है जो बता रहे हैं आपको।
4 दिन की जो रिमांड है वो पुलिस को मिली है माफिया ब्रदर्स की। अतीक और अशरफ से पुलिस पूछताछ करेगी और 4 दिन के बाद 5 बजे इनकी वापसी का इंतजाम करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो अब यूपी पुलिस करेगी अतीक और अशरफ से पूछताछ। 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक कस्टडी में दोनों रहेंगे। और इन सब के बीच सियासत भी लगातार तेज चल रही है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासी सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, उन्होंने ट्वीट करके एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। उसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सीधे हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ते हुए कहा कि मुस्लिमों को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है, ये संविधान का एनकाउंटर है और अगर यही करना है, सरकार को गोली का शासन करना है, तो फिर अदालतें बंद कर देने चाहिए और जजों को हटा देना चाहिए। वहीं अब इस फहरिस्त में मायावती भी आ खड़ी हुई हैं और मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से हत्या हुई है, इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि विकास दुबे कांड दोहराने की जो आशंका थी, उस आशंका को बल मिला है। और इन सब के बीच अब सियासत बहुत तेज हो चुकी है और सवाल चौतरफा उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी आतंकी और अपराधी जब मारा जाता है तो एक आदमी जरूर खड़ा होता है उनके पक्ष में, और उनका इशारा सीधे अखिलेश यादव की तरफ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी अभी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई। उनका कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, उनको ये तय करना होगा कि क्या वो अपराधियों के साथ खड़े हैं, क्या वो प्रदेश के विकास में रोड़ा बनना चाहते हैं। तो ये इस बीच की एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अपराधियों के साथ जो सवाल उठाने की प्रक्रिया हुई, उसमें ब्रजेश पाठक का कहना है कि जो लोग अपराधियों के पक्ष में सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अपराधियों के साथ है। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर यूपी में सियासत एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। और देखिए सियासत बहुत तेज हो गई है। चलिए हमारे साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन तो बने हुए हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। सनुज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, सियासी पारा गर्म है और अब जब चुनावी दस्तक है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल किसी मुद्दे पर ना उठे, और ये सवाल तो अब जब हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया तो उठेगा ही। क्या हलचल है सियासी तौर पर मेरठ में और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? हाँ देखिए, मेरठ क्या पूरे यूपी में, पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से असद का और जो शूटर गुलाम है उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे साथ हैं राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी। दिनेश जी, देख रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठा एनकाउंटर है, AIM के अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि संविधान का एनकाउंटर है, मायावती कह रही है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिएगा, इस उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक जो ये अपराधी हैं जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं, ये इन्हीं पार्टियों ने, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो, इन्हीं लोगों ने इनको पालने का काम किया है। और जो गुंडा राज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर था, वो समाप्त करने का यदि किसी ने काम किया है तो श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, और ये आज करके दिखा दिया। मैं अपनी STF को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर पुलिस ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार करता हूँ। और ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर एक माहौल है जो सब लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश और विकास की तरफ दौड़ रहा है। इसी को लेकर के ये बहुत अच्छा निर्णय STF का है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जो है प्रदेश संगठन मंत्री हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा चंद्रमोहन जी, देखने की सियासत एकदम गर्माने लगी है, चाहे BSP की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, चाहे AIM की बात हो, इस चीज़ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। हमने कहा कि अपराध के मुद्दे पर 0 टॉलरेंस रखेंगे, हमने रखा है। और पूरा देश चाहता था कि उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है कानून व्यवस्था को लेकर, वो अपना काम करे। जिस तरीके से प्रयागराज में कानून को चुनौती देने का काम अपराधियों ने किया, वो अपराधी कौन है सब जानते हैं, और उसको पलवित पोषित करने का काम किसने किया, तो उसे सज़ा मिलनी थी। जब वो STF को चुनौती देगा तो STF काम करेगी। और मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि एकदम ये नया उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नया उत्तर प्रदेश है। सनुज बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का रुख करते हैं। वीरेश जी, देखिए सवाल अब बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, सियासी सवाल हो गए हैं, क्या जवाब सरकार की तरफ से आ रहा है? देखिए,
सवाल पूछा जा रहा है कि सियासी सवाल खड़े हो गए हैं एनकाउंटर पे। समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, ओवैसी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और तो और मायावती जी, बहन जी सवाल खड़ा कर रही हैं, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, सभी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एनकाउंटर पे। भाई मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी विपक्षी लोगों से, उत्तर प्रदेश का जो माहौल 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने बना करके रखा था, अपराधी, गुंडे, माफिया 10-10 बंदूकें लेके घूमते थे, सरकारी ठेकों की लूट होती थी, खनिज पदार्थों की लूट होती थी, बहू बेटी घर से निकल नहीं सकती थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा कर रहे थे आप। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। हमने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड माफिया गिरोह थी, संगठित माफिया गिरोह थी, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है, और जो अपराध कारित करेगा उसको हम कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत दिलाने में सफल रहे। आपको पता है, मैं स्पष्ट कर दूं, आप मेरी बात कि इतना परेशान तब क्यों हैं ये विपक्षी, इतना परेशान क्यों हैं? बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और पूरे देश में तारीफ है। उत्तर प्रदेश राज्य सजा दिलाने वाले, कानून के तहत अदालत के में पैरवी करके सजा दिलाने वाले राज्यों की सूची में नंबर 1 पर है। विपक्षी दलों के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए पेट में उनके दर्द हो रहा, इन्हीं माफिया लोगों के सहारे वो सत्ता पर जाते थे, बूथ कब्जा कराते थे, बूथ लुटवाते थे, पैसे कमाते थे, लूट करके रखते थे, कब्जा, खनन, टेंडर, आज वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त है, तो पेट में तो दर्द होगा। हमारी प्रतिबद्धता है प्रदेश की जनता के साथ, 25 करोड़ लोगों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ, कि हम उत्तर प्रदेश में आपको भयमुक्त समाज देंगे। रात को 12 बजे भी आज हमारी बहन निकल करके अपने परिवार के साथ चाय पीने जा सकती है, बाजार में कुछ खा सकती है। अब वो ज़माना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि एकदम वो कानून को हाथ में ले सके। नहीं तो फिर ओवैसी का अटैक, आप क्या समझते, मान्यवर, मैंने आपको बताया कल एक ऐसी ही मुठभेड़ हुई थी प्रदेश में, उसके बारे में तो आपने नहीं दिखाया। क्यों वो उसमें बू नहीं आ रही राजनीति, सवाल भी नहीं खड़ा किया गया। राणा का एनकाउंटर, दरअसल क्या है, वो हिंदू था, और ये एक जब व्यक्ति, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप, यानी हिंदू कोई माफिया एनकाउंटर में मारा जाता है, उस पे सवाल विपक्ष नहीं खड़ा कर। मैं साफ कह रहा हूं कि अपराधियों का जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं होता। हम कानून की नज़र में अपराधी अपराधी है, हम सबको बराबर मानते हैं, और कड़ी से कड़ी सजा जो कानून के उपबंधों में है उसको देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये पिछड़े समुदाय से आते हैं, रामचंद्र प्रधान एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। रामचंद्र जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जो पाल समाज का उमेश पाल था, मारा गया, बेगुनाह सिपाही भी मारे गए, तो अब एनकाउंटर हुआ है, तो जो पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो क्या अब सवाल भी खड़ा कर रहे हैं उनके जो हत्यार की एनकाउंटर हो गया, तो क्या किस रूप में ये पिछड़ों की राजनीति है? आप खुद पिछड़े समाज से आते? देखिए, मैं पिछड़े समाज से आता हूँ, लेकिन जैसे अभी माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि अपराधी अपराधी है, उसकी न कोई जाति है न कोई धर्म है। अब सवाल पिछड़ों की, जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, अखिलेश यादव जी अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ों के अपने आप को मसीहा भी बनते हैं, लेकिन आज एक पिछड़ा मारा गया और एक खूंखार अपराधियों ने उसकी हत्या की खुलेआम। आज अगर कानून उसको सजा दे रहा है तो उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पिछड़े समाज के लोग इससे नाराज होंगे, नाराज होना उनका स्वाभाविक है। अनुभव शुक्ला जी, जो रामचंद्र प्रधान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़े मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, एमएलसी भी हैं। इनकी आवाज़ पिछड़ों की राजनीति में बड़ी आवाज़ है। बसपा में भी एमएलसी रहे और ग्रास रूट के नेता हैं। छात्र राजनीति से दोनों लोग बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में हैं, इस लिहाज से कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये बड़े भाई थे, वो छोटे भाई थे, वो भी छात्र नेता, उन्होंने भी पद जीता, इन्होंने भी पद जीता। अनुभव शुक्ला, आप बताइए कि क्या सवाल करना चाहते हैं? देखिए, सवाल ये है कि मायावती भी, अखिलेश भी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सब तो आपको घेरने में जुट गए। आप कह रहे हैं कि कानून का राज एनकाउंटर इसलिए हुआ, वो घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आप निकल करके किसी भी जिले में किसी पान के दुकानदार से, किसी टैक्सी चालक से, किसी किसान से, किसी बहन से पूछिए कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है कि नहीं, और इस घटना में जिन लोगों ने घृणित कार्य किया था यदि उन पर कार्रवाई हो रही है तो लोगों में प्रसन्नता की लहर है, लोगों का कानून पर भरोसा बढ़ा है। एक सवाल रामचंद्र प्रधान जी, चूंकि आप पिछड़े मोर्चे के महामंत्री भी हैं, एमएलसी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सवाल यह है कि जब उमेश पाल और गनर की हत्या हुई थी, उस वक्त ओवैसी, उस वक्त अखिलेश यादव, उस वक्त मायावती का तुरंत ट्वीट नहीं आया था कि भाई एक तो पिछड़े की हत्या हो गई, बेगुनाह की हत्या हो गई। आया, प्रतिक्रिया थोड़े देर से आई, तो उसमें लगता है ना उनको कि ये वोट उनको नहीं मिल पाएगा।
उनका पिछड़ों से मोह पहले ही भंग हो चुका है। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, केवल एक बिरादरी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और खासकर जो ओबीसी समाज है ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हम सब साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। ओबीसी के नेता हैं, जरा ये बताएं। देखिए, ये इनको ओबीसी से मतलब नहीं है, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए ये सब बातें करते हैं। क्योंकि जो अपराधी है, अपराधी अभी एक हिंदू का इनकाउंटर हुआ उस पर तो नहीं बोले, लेकिन इस पे बोल रहे हैं क्योंकि एक वोट की राजनीति करना ये लोग चाहते हैं और अपराधियों बिल्कुल। तो ये एक संरक्षण नया देने एंगल आ वाले गया है लोग और ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से कह दिया है कि हिंदू मारा जाता है तो ये नहीं बोलते, लेकिन मुस्लिम अगर ढूंढते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।